नमस्कार दोस्तों, हम एक बार पुनः अपने YouTube चैनल द टीचिंग डायरी में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो हमने पिछली कक्षाओं में अपने सब्जेक्ट की शुरुआत कर दी थी ज्योग्राफी से। उसकी सामान्य जानकारी जो है हमने समझाने का प्रयास किया था आप लोगों को, और हमने आज के टॉपिक के बारे में बता रखा था कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमको क्यों जानना जरूरी होता है? क्योंकि हम मानव रहते हैं पृथ्वी के भूपृष्ठ पे, पृथ्वी के सतह पे रहते हैं, और उसको हमको विकास करने में जो है हमको दशकों लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियां जो हैं, जैसे भूकंप हो गई, ज्वालामुखी हो गई, उसको नष्ट करने के लिए जो है सेकेंडों में, मिनटों में नष्ट कर देती हैं। यानी कि हम जो काम 10 साल या 100 साल में करते हैं, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियां जो हैं, भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह जो हैं, ये सब उसको नष्ट करने के लिए मत सेकेंडों का समय लेते हैं या मिनटों में। भूकंप आया, सेकेंडों के अंदर बहुत सारे क्षति पहुंच जाती है हम लोगों को। तो इन्हीं सी चीज़ों को समझने के लिए जो है हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना पड़ता है। हमने पिछली कक्षा में बताया भी था, हमने उदाहरण दिया था कि डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिशियन और एक सर्जन। ये 2 उदाहरण जो है हमने आपको दे करके समझाने का प्रयास किया था कि फिजिशियन जो है वो ऊपर से बस हमको चेक करता है, बुखार हुआ हम फिजिशियन के पास गए, ऊपर से हमको चेक किया और दवा दे दी, हम सही हो गए। सर्जन जो है वो जो है सर्जरी करेगा, उसको जो अंदर तक की बात पता चलेंगी। और ऐसे ही हमने 2 शब्द जियोग्राफी से रिलेटेड दिए थे। जियोग्राफर जो पृथ्वी की सतह से संबंधित जानकारी देगा, पृथ्वी की सतह पे क्या हो रहा है, और दूसरा शब्द था हमारा जियोलॉजिस्ट, कि पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी जो है हमको जियोलॉजिस्ट देते हैं। लेकिन क्या जियोग्राफर को ये नहीं पता होना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है? जैसे फिजिशियन को ये नहीं पता होना चाहिए कि हमारा फेफड़ा कहाँ है, हमारा हृदय कहाँ है, हमारा कहाँ क्या है। अब ऐसा थोड़े है कि आप जाएंगे उसके सर के दवा लेने, वो आपका घुटना चेक करके बताएगा कि यहाँ ये तो बहुत मजबूत है यार, यहाँ पे थोड़े दर्द होगा। तो सर्जरी नहीं कर सकता, लेकिन जो है उसको पता होता है कि ये आंतरिक संरचना के बारे में उसको पता होता है। तो यहाँ पे भी जियोग्राफर जो है उसको जियोलॉजिस्ट की तरह जानकारी नहीं होती, लेकिन इतनी ज़रूर जानकारी होती है कि वो जो है आपको आंतरिक संरचना के बारे में बता दे। तो आंतरिक संरचना समझने के लिए जो है हमको 2-3 शब्द होते हैं, तकनीकी शब्द होते हैं, जिसको हमको समझना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं तकनीकी शब्दों को जो है समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द हम लेते हैं भू आकृति। भू आकृति क्या होती है? भू आकृति, लैंडफॉर्म। स्पेलिंग हम नहीं लिख रहे हैं, हम हिंदी माध्यम में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश हम बोल दे रहे हैं, इतना होता है। भू आकृति, इसका परिभाषा अगर हम शब्दों से निकालें तो भू मतलब पृथ्वी, आकृति मतलब आकृति, पृथ्वी पर बनी आकृति जो है वो भू आकृति कहलाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक घर बना दें और घर बना कर बोलें कि देखो हमने कितनी अच्छी भू आकृति बना दी, तो वो भू आकृति नहीं है, वो सांस्कृतिक भू आकृति है। लेकिन हम यहाँ पे भूगोल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको प्राकृतिक दशाओं से निर्मित भू आकृति चाहिए, तो उसको हम भू आकृति बोलेंगे। प्राकृतिक जो है, और प्राकृतिक आकृति को बनने के लिए जो हमको 2 चीज़ चाहिए होती है, स्पेस एंड टाइम। स्पेस जो होता है हमारा 3D होता है, 3 डायमेंशन, यानी कि इसमें हमको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चाहिए होती है, या फिर लंबाई, चौड़ाई, गहराई, 3 चीज़ होती है। अगर ये स्पेस 3D है तो ये 4D ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें जो है टाइम ऐड हो जाएगा, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय, या फिर लंबाई, चौड़ाई, गहराई या समय। यानी किसी भी भू आकृति को बनने के लिए जो हमको ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई और समय। लेकिन जो है हम समय को इतना महत्व नहीं देते हैं, इसमें हम इसी पे ज़्यादा फोकस होता है, स्पेस पे। ये भू आकृति कैसे बना, क्यों बना, कैसे बना, इसी को जानने के लिए जो हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पेस पे। कब बना इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं।
तो अगर अब भू आकृति की परिभाषा निकाली जाए तो ये हो जाएगा कि पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रक्रमों से निर्मित जो आकृति होती है उसको जो हम भू आकृति बोलते हैं। प्राकृतिक प्रक्रमों से निर्मित जो आकृति होती है उसको जो हम भू आकृति बोलते हैं। ये हो गई हमारी भू आकृति, समझ गए होंगे आप। हमने आसानी समझाने का प्रयास किया सरल भाषा में। दूसरा शब्द हम लेते हैं उच्चावच। रिलीफ क्या होता है, उच्चावच क्या होता है। कोई भी अगर आकृति है तो वहाँ पे कोई एक उच्चतम बिंदु होती है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है उच्चतम, तो दूसरा शब्द हमारा उच्चावच है। उच्चावच को समझने के लिए जो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी भी स्थान पे कोई है, एक बिंदु जो है उसका जो है उच्चतम पॉइंट होगा और दूसरा जो है निम्नतम होगा। तो इसके बीच की जो उच्चतम बिंदु से, सबसे उच्चतम बिंदु से और सबसे निम्नतम बिंदु के बीच की जो ऊंचाई होती है, इसी को जो है हम उच्चावच बोलते हैं। रिलीफ उदाहरण क्या, हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, हम ये एवरेस्ट है हमारा 8,850। बहुत पहले हम इसको पढ़ते थे 8,848, लेकिन जो है अब थोड़ा सा पुराना डाटा हो गया, लेटेस्ट जो है इसका जो है 8,850। और यहाँ पे हम लेते हैं मरियाना गर्त। तो ये जो है और एवरेस्ट से लेकर के और मरियाना गर्त तक के बीच की जो दूरी है, ऊंचाई है, इसको नापेंगे, इसी को जो हम बोलते हैं ये उच्चावच। यही हमारा जो है उच्चावच होता है। और उच्चावच कैसे नापा जाता है, जैसे कि ये मेरा रूम है, तो यहाँ से कोई हमसे पूछे कि हमारे छत की ऊंचाई कितनी है, तो इसको हम कैसे बताएंगे। जैसे कि हमारी छत की ऊंचाई कितनी है, तो हम यहाँ पे थोड़ी ऊंचाई पे हैं, तो हम यहाँ से नाप लेंगे तो कुछ और निकलेगा। सामने कोई थोड़ा सा नीचे है, वहाँ से नापेगा तो कुछ और निकल जाएगा। और कोई कुर्सी पे है, वो नापेगा तो कुछ और निकल जाएगा। और बाहर निकलने पे कोई पूछे कि रूम की छत की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे 3 ऊंचाई हमको मिल गई। हम यहाँ से नापे तो कुछ और निकल गया, कुर्सी वाला कुछ और बता रहा है, नीचे वाला कुछ और बता रहा है, कुछ जो है करेक्ट नहीं निकल रहा है। तो इसको नापने के लिए या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एक औसत एवरेज बता सकते हैं कि इस कमरे की जो है औसत ऊंचाई जो है इतनी है, लेकिन ये कुछ सही नहीं लगता। तो ऐसे ही भू आकृति को नापने के लिए जो है हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, सी लेवल। सी लेवल या फिर इसको मीन सी लेवल बोलते हैं, मध्य सागर तक या फिर सागर तक। यानी कि हम जो भी ऊंचाई नापते हैं या फिर गहराई नापते हैं तो हम समुद्र तल से नापते हैं। कभी कभी आप स्टेशनों पे जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ऊंचाई जो है समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर, 8,000 कुछ मीटर, 800 कुछ मीटर, तो उसको हम सी लेवल से नापते हैं। कोई भी ऊंचाई जो है सी लेवल से नापते हैं। जैसे हमको जो एवरेस्ट की ऊंचाई नापनी है तो हम दिल्ली से नापेंगे तो उसकी ऊंचाई कुछ और निकल जाएगी, अरावली से चेक करें तो कुछ और निकल जाएगी, राजस्थान से चेक करें तो कुछ और, अमेरिका से चेक करें तो कुछ और निकल जाएगी। लेकिन हम अगर सी लेवल से चेक करें, समुद्र तल से चेक करें, तो उसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर आएगी हर जगह से। और अगर भारत की हम बात करें कि भारत का सी लेवल कौन सा, सी लेवल को हम जो है डाटम लाइन बोलते हैं, मैप के लैंग्वेज में जो है इसको डाटम लाइन बोलते हैं, डाटम लाइन। तो इंडिया जो है अपना जो है सी लेवल जो है इंडिया जो है अपना सी लेवल जो है एक यहाँ चेन्नई से लेता है, मरीना बीच से लेता है सी लेवल, और एक मुंबई से लेता है। मुंबई में बॉम्बे हाई जो पेट्रोलियम है वहाँ पे उत्खनन होता है, पेट्रोल निकाला जाता है, वहाँ से भारत जो है अपना सी लेवल जो है 2 जगह से लेता है, एक चाहे ये चेन्नई के मरीना बीच से और मुंबई के
मुंबई हाई पॉइंट से। यहाँ से जो है भारत से हम किसी भी ऊंचाई को नापेंगे तो जो है चेन्नई के मरीना बीच से और जो है मुंबई के बॉम्बे हाइट से किसी की हम ऊंचाई गहराई का हम पता लगा सकते हैं। और ये उच्चावच हो गया, भू आकृति हो गई। लेकिन पृथ्वी को जो हम भूगोल की भाषा में जो है एक मानव की तरह ही समझते हैं कि पृथ्वी जो है एक मानव की तरह ही बिहेव करती होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे मानो कभी जो है किसी के सामने कोई मजबूत आदमी आया, उसको जो है कुछ डांटने उड़ने लगा तो मानो जो है अंदर से गुस्सा करता है, गुस्सा करके अंदर अंदर कांपने लगता है। कुछ कर तो पाता नहीं है क्योंकि सामने वाला आदमी जो है उससे बलवान है, तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन गुस्से के अंदर जो है कांपने लगता है। और पृथ्वी ऐसी कभी कांपती है तो उसको हम भूकंप दे देते हैं। और मानव के सामने अगर थोड़ा सा कमज़ोर आदमी है तो मानव जो है उसको जो भी बचपन से अपनी भाषा में सीखा हुआ है उसको बोलने लगता है, यानी कि उद्गार देता है। तो इसको हम ज्वालामुखी बोल देते हैं कि ज्वालामुखी पृथ्वी जो है ऐसे ही कभी अपना उद्गार की होगी तो जो है हमारा ज्वालामुखी हो गया। कभी कभी जो लोग हैं मुस्कुराते हैं तो उनके चीख पे, गाल पे जो है डिम्पल पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी भी कभी मुस्कुराई होगी तो ऐसे जो है घाटियों का उसके भी डिम्पल पड़े होंगे तो उसको जो है हम लोग घाटियाँ बोल देते हैं, वो घाटी होगी है। और जैसे हम लोग के फेस पर निकलते हैं गोल पिंपल, लंबा पिंपल, नुकीला पिंपल, तो ऐसे ही जो है पृथ्वी के ऊपर भी ऐसे पिंपल हुए हैं तो उसको हम पहाड़ी, पठार, मैदान, ये सब नामों से जान जाते हैं। तो मानव को जो है जियोग्राफी जो है पृथ्वी को एकदम मानव मान के जो है उसका अध्ययन करता है। तो आज के क्लासेज में इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लासेज में जो हम पढ़ाएंगे अच्छे से पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज जो हमने ये दो तकनीकी शब्द थे इसको हमने समझाने का प्रयास किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ही हम शुरू करेंगे और देखेंगे पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसे क्या पाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लगे रहें, कामयाब ज़रूर होंगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल का LSS ज़रूर करें। LSS मतलब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।